Hello students, good morning to all of you. Students, in previous lecture I have discussed about some important properties of indefinite integrals as well as some basic formulas of indefinite integrals. Students, in this lecture we will discuss about comparison between differentiation and integration as well as about some problems of exercise 7.1. ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों फंक्शंस के ऑपरेशंस हैं। सेकंड पॉइंट है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी क्या है? सपोज कर लीजिए कि आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया डी डी एक्स ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x इज इक्वल टू होगा k1 डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस k2 डी डी एक्स ऑफ f2x। ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रल्स के लिए इंटीग्रल ऑफ k1 f1x प्लस k2 f2x ओके इज इक्वल टू होगा k1 इंटीग्रल ऑफ f1x dx प्लस k2 इंटीग्रल ऑफ f2x dx। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है कि जैसे आपने देखा है कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ऐसे हर फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होता है। क्लियर है? अब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन और नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस के बारे में हम और डीप में स्टडी हायर क्लासेस में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड करते हो। अगर उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो वो वैल्यू क्या होगी? यूनिक होगी। लेकिन किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इनडेफिनिट इंटीग्रल यूनिक नहीं होता है। ठीक है, किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल एक कांस्टेंट से वेरी करता है, कांस्टेंट से डिफर करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, लेकिन किसी फंक्शन का इंटीग्रल आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड नहीं करते हो। इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप किसी फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल आप एक इंटरवल में फाइंड करते हो जिस इंटरवल में वो फंक्शन डिफाइन है। नेक्स्ट, किसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ y, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स के किसी पॉइंट पे ड्रा किए गए टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन किसी फंक्शन का इंटीग्रल एक फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। ओके, नेक्स्ट, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस ये है कि किसी मूविंग बॉडी, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये आप डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ओके, दैट इज द डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड टू फाइंडिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, बट अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो उसके द्वारा ट्रेवर्स डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये आप इंटीग्रल के थ्रू करोगे। ठीक है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको गिवन है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, इस डिस्टेंस को आप इंटीग्रल के थ्रू मेजर करोगे। क्लियर है? और लास्ट पॉइंट ये है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ऑपरेशंस हैं। ओके, तो ये कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच में, जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, वो देखिए। एक्सरसाइज 7.1
फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस में आपसे ये कहा है कि इंस्पेक्शन मेथड से इन सभी फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको sin 2x दिया गया है, ठीक है। अब sin 2x का एंटी डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, तो आपको ये थिंक करना है कि sin 2x किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसका डेरिवेटिव है। ये जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ cos 2x, डी डी एक्स ऑफ cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस sin 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। क्लियर है? यानी इसका डेरिवेटिव क्या आया, -2 इंटू sin 2x। क्लियर है? अब sin 2x का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये -2 को आप इस साइड में सेट कर दो, ये हो जाएगा -1/2 डी डी एक्स ऑफ cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। इस -1/2 को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ -1/2 cos 2x इज इक्वल टू sin 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि -1/2 cos 2x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज इक्वल टू -1/2 cos 2x। ठीक है, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2 cos 2x होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, e की पावर 2x, क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर रहा हूं, e की पावर 3x। अब e की पावर 3x का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको ये देखना है कि e की पावर 3x किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या होगा, इंटीग्रल होगा या एंटी डेरिवेटिव होगा। क्लियर है? देखिए, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर 3x, e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3। ठीक है, इस 3 को आप इस साइड में शिफ्ट कर लो, 1/3 डी डी एक्स ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। 1/3 को आप डिफरेंशियल ऑपरेटर से पहले लिख लीजिए, 1/3 e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x। ओके, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x। ठीक है, तो ये बाय इंस्पेक्शन मेथड कुछ फंक्शंस के एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिया है, बाकी आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6,
इंटीग्रल ऑफ 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1, 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x dx प्लस 1 dx। क्लियर है? अच्छा देखिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज में मैंने एक प्रॉपर्टी ये डिस्कस किया था कि इफ इंटीग्रल ऑफ fx dx इज इक्वल टू कैपिटल fx प्लस c है, अगर x को लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दें, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b फाइंड करें, तो ये हो जाएगा f ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक है, अगर x को किसी लीनियर फंक्शन ax प्लस b से रिप्लेस कर देते हैं तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, f ऑफ ax प्लस b अपॉन इतने का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू ई की पावर 3x और इतने का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 होगा अपॉन 3 होगा। 1 का इंटीग्रल क्या बताया था, 1 का इंटीग्रल होगा x। अब इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जरूर ऐड करोगे। ठीक है, तो ये होगा इस फंक्शन का इंटीग्रल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको आप देखिए, इस ब्रैकेट को आप ओपन कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल टू ईच अदर। सो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1। ठीक है, dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल करना है तो देखिए ये फार्मूला यूज करेंगे, d dx ऑफ x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का जब हम यूज करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 होगा माइनस 1 का इंटीग्रल x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है उसको देखने से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा फार्मूला, जो हमें बेसिक फार्मूलाज पता है, उन बेसिक फार्मूला में से कौन सा फार्मूला इस पर फिट बैठ रहा है, इसके लिए आप थोड़ा सा फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, जो बेसिक रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स के फॉर्म में लाने की कोशिश किया करो। ठीक है, इसके बाद उस पर जो भी रिजल्ट फिट बैठ रहा है, जो भी फार्मूला फिट बैठ रहा है, उस फार्मूला से उसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ठीक है, ये हो जाएगा a इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस b इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस c इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन का मल्टीपल है तो उस कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा,
x की पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 3 प्लस यहाँ x की पावर क्या है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा। c 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड कर दिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। इसको आप सेपरेट कर लीजिए। 2 इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा x की पावर n का फार्मूला यूज होगा। x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो इस रिजल्ट से जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा 2 प्लस 1 दैट इज पावर क्या आएगा 3 अपॉन 3 प्लस e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रल ऑफ इन अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x ऑफ होल स्क्वायर dx। इस इंटीग्रल को आप अगर इस टाइम ऑब्जर्व करोगे तो आपको डायरेक्ट किसी बेसिक रिजल्ट किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से इसको हम पहले ओपन करेंगे। ये हो जाएगा a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इतने का स्क्वायर करोगे क्या आएगा x माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1 अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस रूट एक्स एंड रूट एक्स कैंसिल टू ईच अदर एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स dx। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए। इंटीग्रल ऑफ एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 होगा माइनस 1 का इंटीग्रल x होगा यहाँ माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रल क्या होगा ln मॉडुलस x प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लो। ठीक है, तभी ये इंटीग्रेट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर देखिए ट्राइनोमियल है, नीचे क्या है मोनोमियल है, इसको आप अलग अलग कर लो। ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इससे इसका एक पावर रिड्यूस होगा, ये आ जाएगा x dx। इसको
अलग अलग भी कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 4 1 अपान एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे इस फॉर्म में, एक्स की पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस 2। अब x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2 अपान 2 होगा प्लस 5 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा माइनस 4। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, x की पावर n, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c होता है, लेकिन ये फार्मूला n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपको इस टाइप से इंटीग्रल मिल रहा है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप x की पावर n का फार्मूला नहीं करोगे, ठीक है। इसके लिए इसको आप 1 अपान x और 1 अपान x का इंटीग्रल क्या होगा, ln मॉडुलस x प्लस c होगा। तो अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे x की पावर n के फार्मूला से, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस c होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 5x माइनस, यहाँ देखिए -1 आएगा, इस माइनस से जब डिवीजन करोगे क्या आएगा, प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 अपान, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स की पावर -2 प्लस 1 तो एक्स की पावर -1, और एक्स की पावर -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपान एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 अपान x प्लस c होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टोटल अपान एक्स माइनस 1 dx। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, इसमें आपको 1 कॉमन मिलेगा इन दोनों में, एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx ये होगा। और अब आप इसको ले सकते हो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में एक्स माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा तो एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, टोटल अपान एक्स माइनस 1 dx। x minus 1 cancel to each other. Now x square plus 1 dx is equal to x square dx plus 1 dx। x square का इंटीग्रल क्या होगा, x क्यूब अपान 3 होगा प्लस x प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है sec x इन ब्रैकेट sec x प्लस tan x, ठीक है, dx। तो मैंने बताया कि अभी कोई फंक्शन जो आपको दिया गया है, कोई ज़रूरी है कि डायरेक्ट वो इंटीग्रल फॉर्म में आपको दिख रहा हो, स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब जो भी फंक्शन दिया गया है डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में अगर नहीं है तो आप उसको सिंप्लीफिकेशन की हेल्प से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, ठीक है। और अब ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ sec x
tan x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन है किसका? tan x का। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x होगा। ठीक है, sec x tan x ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है sec x का। तो sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा? sec x होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब ये अभी आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल जाएगा। sec स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x जब करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर x अपॉन 1 हो जाएगा, और इसको आप लिखोगे tan स्क्वायर x dx। ओके, और tan स्क्वायर x ये डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। अब ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, बट कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस यूज करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इंटीग्रल फॉर्म में या स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। sec स्क्वायर x को 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin स्क्वायर x। Okay, so 1 upon sin square x will be reversed. So this can be written as sin square x upon 1 dx। ठीक है, अब sin square x upon cos square x is equal to tan square x। So this will be tan square x dx। अब tan स्क्वायर x को अगर देखें तो tan स्क्वायर x भी डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में अभी आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, जितने भी रिजल्ट्स, जितने भी फार्मूलाज आपने पढ़ा है उनमें से किसी भी फॉर्म में अभी ये नहीं है। तो इसको आप एक आइडेंटिटी है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड कर लो तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर x। ठीक है, तो tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए आप tan स्क्वायर x की जगह पे क्या करोगे? sec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, सो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप इजीली कर लोगे, माइनस 1 dx। ओके, माइनस 1 dx। नाउ द इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, okay, plus integrating constant। okay, so the integral of this function will be tan x minus x plus c। okay, now similarly if you want to integrate cot square x
Then in this question also you have to convert cot square x in the form of cosec square x minus 1. Okay, so cosec square x minus 1 dx. Now integration of cosec square x इक्वल टू माइनस cot x. कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cot x, -1 का -x हो जाएगा प्लस. ठीक है, तो इस तरह से आप tan स्क्वायर एक्स या cot स्क्वायर एक्स इन सभी को इंटीग्रेट करने के लिए आप tan स्क्वायर और cot स्क्वायर एक्स को ऐसे फॉर्म में चेंज करोगे कि वो इंटीग्रल फॉर्म में हो, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उनके फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल ऑफ 2 माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx. अब इसको भी सिंप्लीफाई करके ऐसे फॉर्म में चेंज कीजिए कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में चेंज हो जाए. तो इसके लिए आप इसको सेपरेट करो. ये हो जाएगा 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x. ओके, 1 अपॉन cos स्क्वायर x is equal to sec स्क्वायर x. So this will be 2 sec स्क्वायर x dx minus 3 sin upon cos tan 1 upon cos is sec. So this can be written as tan x into sec x. Okay, now the integration of sec square x is tan x. So this will be 2 tan x minus, now the integral of sec x and sec x into tan x is sec x. So this will be 3 sec x plus c. So this is the final answer of this question. Okay, now next question. Next question is 21. The antiderivative of root x plus 1 upon root x. ठीक है, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल फाइंड करना है. ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. ये हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स. रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स प्लस इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर -1/2 डी एक्स. अब एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक्स की पावर n का फार्मूला यूज करोगे. ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट. अब इसको आप सिंप्लीफाई जब करोगे ये हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2. तो इसको आप 2/3 लिख सकते हो. ठीक है, प्लस -1/2 प्लस 1 दैट इज 1/2 रिवर्स होकर 2 हो जाएगा 2. और यहाँ पे x की पावर कितनी आएगी? हाफ. ठीक है, तो इसको आप 2 रूट एक्स प्लस सी. ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस, इफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पावर 4, -3/x की पावर 4, ओके, such that f of 2 is equal to 0, then fx is equal to this। अब यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे गिवन कर लीजिए, गिवन दैट डी डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी एक फंक्शन है fx जिसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है, आपको वो फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है, वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव ये है। तो अब इसके लिए देखिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन में हम लोग यही करते हैं, इंटीग्रेशन में हम उस फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट गिवन होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 dx। अब एफ डैश एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एफ एक्स, क्या आ जाएगा, एफ एक्स, क्लियर। यहाँ पर देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4/4 माइनस, इसको आप जब इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × x की पावर -3/-3 प्लस c, दिस implies that fx is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस, यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस का डिवीजन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/x की पावर 3, 1/x की पावर 3 प्लस c, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 2 fx की वैल्यू 0 दी गई है, ठीक है, given that f of 2 is equal to 0, so 2 power 4 plus 1/2 power 3 plus c is equal to 0, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16 हो जाएगा, प्लस 1/8 प्लस c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 प्लस 1/8, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिए तो 6 8 जा ये हो जाएगा 48 प्लस 1/8, ओके, ये आ जाएगा माइनस 129/8, ठीक है। अब c की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए,
x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब माइनस 129 अपान 8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल आंसर होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे और एक्सरसाइज 7.2। ओके, थैंक यू।